हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 18 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ शाओ युआनी और शाओ शेंग घर जा रहे होते हैं। शाओ युआनी कहती है, आज तुमने लुयाओ की फैमिली को देख लिया, तुम अपने डिसीजन को रिग्रेट तो नहीं करोगी? शाओ शेंग कहती है, क्यों? अगर घर में 4 बर्तन होंगे तो खटकेंगे ही ना। ग्रैंड मदर और सेकंड आंट दोनों ही प्रॉब्लम करते हैं, फिर भी आपने चेंग फैमिली में शादी की थी ना। शाओ युआनी अपना कंपैरिजन को मना कर दी है और कहती है, अगर वो दोनों मेरे खिलाफ भी होते तो भी पूरी फैमिली तुम्हारे फादर पे डिपेंड करती है। तुम्हारे फादर मेरे लिए एक चट्टान के बराबर है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। हाउएवर, लुयाओ अपनी फैमिली में खुद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता, वो तुम्हें कैसे बचा पाएगा? वो ही नहीं, उसका बड़ा भाई भी फर्स्ट फैमिली पे डिपेंड है, वो अपनी वाइफ को भी नहीं बचा सकता। शाओ शेंग कहती है, हस्बैंड एंड वाइफ दो जिस्म एक जान होते हैं, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। याओ अच्छा है, वो ऑनेस्ट और अपराइट है, वो औरों से अलग है, वो फ्यूचर में जरूर सक्सेस होगा। हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि हम ऑफिशियल बनेंगे। हमारी जिंदगी यहाँ कंफर्टेबल नहीं होगी, हम वहाँ फ्रीडम से रहेंगे। यहाँ यांजी और बेन मुस्कुराते हैं। यांजी कहती है, आप चिंता मत करो, शाओ शेंग लुयाओ के लायक है। बेन कहता है, मैंने शाओ शेंग के रूमर्स के बारे में सुना था, मैंने उसे बहुत मिसअंडरस्टूड किया। वैसे शाओ शेंग चालाक और समझदार है, जब से याओ उससे मिला है वो खुशी से रहने लगा है और अब वो ऑफिशियल भी बनना चाहता है। वैसे याओ जेन्युइन है, मुझे उसकी चिंता है। यांजी रोकते हुए कहती है, फ्यूचर सर्टेन नहीं है, आप ही ने कहा था मैजेस्टी टैलेंटेड लोगों को ढूंढ रहे हैं, आप बहुत टैलेंटेड है मिलिट्री स्ट्रेटजीज बनाने में, मुझे लगता है आप फ्यूचर में मैजेस्टी के पास जरूर जाएंगे। यहाँ शाओ युआनी शाओ शेंग को कहती है, तुम्हें पता है याओ का बड़ा भाई सिविल और मार्शल आर्ट में एक्सीलेंट है, बट उसे इंपीरियल कोर्ट में पोस्ट नहीं मिली। शाओ शेंग कहती है, क्या उन्हें फर्स्ट फैमिली ने रोका था? शाओ युआनी कहती है, मैजेस्टी ने सभी पावरफुल लोगों को रोककर गरीब लोगों को ऑफिशियल बनाना चाहते थे। सेम फैमिली में रिस्ट्रिक्शन लगा दिए ताकि एक से ज्यादा मेंबर ऑफिशियल ना बन सके। पहले फर्स्ट मैडम अपने बेटे को ही ऑफिशियल बनाना चाहती थी, इसलिए सेकंड फैमिली आगे नहीं बढ़ पाई और लाओ बेन को इंपीरियल कोर्ट छोड़ना पड़ा। अब वो कुछ भी नहीं कर पाया। शाओ शेंग कहती है, क्या फर्स्ट मैडम की चाल कामयाब हो गई? शाओ युआनी कहती है, फर्स्ट मैडम के बच्चे नालायक हैं, वो फेलियर हैं। शाओ शेंग मुस्कुराकर कहती है, टू स्मार्ट फॉर वंस ओन गुड। यहाँ कुइकी कहता है, हमने सभी प्रिंस शाओ के आदमियों को अरेस्ट कर लिया है, किसी ने तो अपने आप को पॉइजन खाकर खत्म करने की कोशिश की थी, बट हमने उन्हें जिंदा पकड़ लिया है। अब आगे क्या करें? वो ही उन्हें जिंदा रखने को कहता है ताकि हम उसे इंटेरोगेट कर लें। तभी यूफेई आता है और बताता है, हमने प्रिंस शाओ के ठिकानों को सील कर लिया है। जो लोग प्रिंस शाओ के करीब थे, हमने सभी को इन्वेस्टिगेट किया, वो सभी आधी रात को अपने होम टाउन भाग गए हैं। बुई रोड ब्लॉक करने का ऑर्डर देता है और कहता है, अगर वो सभी कुछ बता देंगे हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे। यहाँ लाओ बेन कहता है, मैजेस्टी ने प्रिंस योंग को कैपिटल में बुलाया है, बट प्रिंस योंग ने आने से मना कर दिया है और कहा है कि वो बीमार है। मुझे लगता है इंपीरियल कोर्ट में कुछ हुआ है। यांजी पूछती है, क्या? बेन बताता है, हो सकता है इंपीरियल कोर्ट को शायद आगे मेरी जरूरत हो। यहाँ कैरेज रुकता है, सर्वेंट बताता है आगे कुछ है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक है। शाओ शेंग बाहर देखती है और पूछती है, क्या हुआ है? तभी उसे बुई दिखाई देता है, बुई उसकी तरफ आता है। शाओ शेंग उससे पूछती है, आगे क्या हुआ है? बुई रूटीन इंस्पेक्शन बताता है और कहता है, यहाँ सेफ नहीं है, क्या मैं आपको घर छोड़ दूँ? शाओ युआनी मना करती है और कहती है, आप इस वक्त जरूरी काम कर रहे हैं, आप यहीं अपने पोस्ट पे रहें। बुई कहता है, मैंने अपना काम कर लिया है, बाकी बचा हुआ काम मैं रास्ते में कर लूँगा, कैपिटल सेफ नहीं है, आपको घर पे ही रहना चाहिए। शाओ शेंग उसे चिंता करने के लिए मना करती है और कहती है, हम लू रेजिडेंस में एंगेजमेंट की बात करने गए थे। शाओ युआनी कहती है, शाओ शेंग लू फैमिली की होने वाली बहू है, कुछ टाइम में लू फैमिली पार्टी रखकर एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हो जाएगी, आप उस पार्टी को जरूर अटेंड करना। वही कहता है, मैं फ्री नहीं हूँ। शाओ शेंग कहती है, याओ और मैं आपको जरूर बुलाएंगे। वही कहता है, रात बहुत हो गई है, मैं आपको घर छुड़वा देता हूँ। रूई चला जाता है। बाहर यूफेई कहता है, चेंग रेजिडेंस और शाओ रेजिडेंस दोनों अलग रास्ते में हैं। मास्टर ने उन्हें एक रास्ता कैसे बताया? कुइकी कहता है, हम सभी जगह सर्च कर रहे हैं, कोई और रास्ता नहीं छोड़ना चाहते। यूफेई कहता है, कहीं मास्टर को शक तो नहीं कि चेंग और शाओ फैमिली मिली हुई है?
यू फेई मुंह बनाता है। याश पता लगता है कि युआन शेन यहाँ पढ़ाएगा। उसका भाई कहता है हम भाई ही नहीं, तुम और चेंगयन भी यहाँ पढ़ोगे। मदर ने युआन शेन की बातों को सुना था। ग्रैंड मदर ने भी कहा है कि हम यंग मैन अकेले ना पढ़ें, सभी पढ़ेंगे, तुम्हें भी अटेंड करना पड़ेगा। शाओशेंग कहती है मैं तो लड़की हूँ, मैं कैसे पढ़ूंगी। शाओवांग कहता है तुम्हारी शादी याओ से होने वाली है, तुम यंग मैन से फ्यूचर में मिलोगी। शाओशेंग मना करती है और कहती है कि लू फैमिली एटिकेट्स को वैल्यू करती है। शाओशेंग याओ से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं लेक्चर अटेंड नहीं करूंगी। लू याओ मना करता है और कहता है सभी युआन शेन की नॉलेज की तारीफ करते हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ युआन शेन के लेक्चर अटेंड कर सकता हूँ। शाओशेंग अटकती है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके लेक्चर अटेंड नहीं करूंगी। शाओवांग कहता है मैंने तुम्हारा फॉर्च्यून पढ़ा है, चाहे कुछ भी हो तुम युआन शेन का लेक्चर को जरूर अटेंड करोगी। अगर तुम कहो मैं तुम्हारा फॉर्च्यून रोज पढ़ूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी हम सभी तुम्हें बचा लेंगे। उसका बड़ा भाई कहता है तुम्हें फॉर्च्यून पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे शाओशेंग के लक पे यकीन है, कुछ न कुछ तो गलत होगा ही। याओ बताता है कि बाइलू माउंटेन अकेडमी में जब मास्टर वांग कुई क्लास नहीं लेते थे तब युआन शेन उनकी तरफ से क्लास लेते थे, वो बच्चों को टिपिकल पनिशमेंट देते हैं। याओ कहता है चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। उसका भाई आइडिया देता है कि तुम चीची को भी पढ़ने के लिए बुला लो, क्योंकि चीची पढ़ाई में अच्छी नहीं है, अगर वो होगी तुम्हारे साथ तो तुम्हें कम पनिशमेंट मिलेगी। शाओशेंग खुश होकर कहती है दोस्त दुख सुख के साथी होते हैं। सभी भाई के आइडिया की तारीफ करते हैं। भाई कहता है तुम मुझे फंसा के जा रहे हो, यहाँ सभी न्यू टेबल लगती है, सभी उसे देखते हैं। चीची आती है और कहती है जल्दबाजी में मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की, बट अभी भी कुछ कमी लग रही है। बड़ा भाई कहता है अंकल वान ने टाइगर का शिकार किया था, उसके स्किन की ये कुशन बनाई है, फिर भी तुम्हें कमी लग रही है। चीची हाँ करती है और कहती है इसे सोने के तारों से तो सिला ही नहीं और मोतियाँ भी नहीं लगी है, इतना साधारण कुशन मेरे लायक है ही नहीं। भाई कहता है अगर कुशन में मोतियाँ लगी होती तो तुम्हें बैठने में प्रॉब्लम नहीं होती क्या? अगर इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई तो तुम्हें पति ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी। चीची कहती है मेरा पति समझदार होगा, आप अपने काम से मतलब रखो। शाओवांग पूछता है कि ये टेबल इतनी डेकोरेट क्यों है। चीची इन्हें लड़कियों की टेबल बताती है और कहती है अपनी टेबल को डेकोरेट कर लो। चीची चेंगयन से पूछती है तुम कहाँ बैठोगी, वो सीट पे सभी को बैठने को कहती है। शाओशेंग चीची से कहती है तुमने ये टेबल स्पेशली हमारे लिए तैयार करवाई है, ये कैंडल होल्डर इतना भारी है क्योंकि ये सोने से बना है। चीची कहती है अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। शाओशेंग उसे जेनरस और कंसिडरेट की तारीफ करती है और कहती है अगर तुम लड़का होती तो मैं तुमसे जरूर शादी कर लेती। सभी वहाँ हंसते हैं। शाओवांग कहता है कोई बात नहीं, अगर शाओशेंग शादी नहीं कर सकती है, चेंग फैमिली में बहुत सारे लड़के हैं जो चीची से शादी कर सकते हैं। चीची रुकती है और कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। शाओवांग कहता है मैं अपनी नहीं किसी और की बात कर रहा हूँ। चीची कहती है तुम्हारे बड़े भाई भाभी का रिश्ता तोड़कर उनसे शादी करूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। शाओवांग कहता है मैं सेकंड ब्रदर की बात कर रहा हूँ। चीची उसे मुड़कर देखती है और कहती है इससे अच्छा तो मैं शाओशेंग से ही शादी कर लूँ। शाओशेंग खुश होती है। तभी युआन शेन आता है और शाओशेंग से कहता है तुम बहुत पॉपुलर हो, तुम्हें अपने जेंडर की भी परवाह नहीं है क्या? अगर तुम अच्छे से पढ़ोगी तो तुम अपनी मर्जी से शादी कर सकोगी। युआन शेन एक क्वेश्चन पूछता है और उसका जवाब समझाता है। वो सभी से क्वेश्चन पूछता है। जैसे ही चेंगयन जवाब देती है, युआन शेन शाओशेंग से क्वेश्चन पूछता है। शाओशेंग कुछ जवाब नहीं देती। चीची उसे अलर्ट करती है। शाओशेंग पूछती है क्लास खत्म हो गई क्या? चीची इशारा करती है। शाओशेंग उसका उल्टा सीधा जवाब देती है। बाहर उसके पेरेंट्स सब सुनते हैं। चेंगशी मुस्कुराता है। शाओ युआनी उसे रोकती है। चेंगशी शाओशेंग की बातों को सही ठहराता है। शाओ युआनी कहती है जैसा बाप वैसी बेटी। चेंगशी कहता है तुम ही तो मुझे यहाँ लेकर आई हो चुपचाप सुनने के लिए। शाओ युआनी उसे रोकती है और चेंगशी मुस्कुराते हुए सब कुछ सुनता है। यहाँ युआन शेन लू फैमिली की टीचिंग की तारीफ करता है और वो शाओशेंग की बुक्स को गिराता है और कहता है तुम लू फैमिली के लायक कैसे बनोगी। शाओशेंग उसे अपने काम में इंटरफेयर करने को मना करती है। याओ उसे सपोर्ट करते हुए कहता है कि शाओशेंग को ढंग से एजुकेशन नहीं मिली बट वो बहुत चालाक है।
अगर उसका जन्म ब्लू फैमिली में होता तो वो आज एक्सीलेंट होती एजुकेशन में। वैसे भी शाओशैंग फास्ट लर्नर है। जब वो हुआ काउंटी में थी तो उसकी आइडियाज ने लोगों की बहुत हेल्प की थी। शाओशैंग कहती है, याओ तुम मुझे बहुत समझते हो। युआनशेन कहता है, मैडम चेंग ने मुझे यहाँ लेक्चर देने बुलाया है। बाहर शाओ युआनी चेंगशी से पूछती है कि युआनशेन चेंग यांग से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा है। चेंग यांग उसके सभी क्वेश्चन को परफेक्टली आंसर कर देगी। यहाँ युआनशेन क्वेश्चन पूछता है, शाओशैंग जवाब देती है और कहती है ये सब तो यूजलेस है। चेंग यांग अपोजिट जवाब देती है और युआनशेन की बातों को एग्री करती है। बट युआनशेन शाओशैंग को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें काम की पढ़ाई करवाऊंगा। वो शाओशैंग को मैरिड कपल की पढ़ाई कराने को कहता है और उसे पोयम सिखाने को कहता है ताकि उसका हस्बैंड उसे सुनकर बोर हो जाए। शाओशैंग कहती है, तुम मुझे सिर्फ स्टोरीज पढ़ाओगे। युआनशेन उसे कई स्टोरीज के टाइटल बताता है और उसे डिसाइड करने को कहता है। युआनशेन स्टोरी सुनाता है। यहाँ ही जाओजुन बेसमेंट में छुपी होती है। प्रिंस शाओ जाओजुन को और उसके भाई को ढूंढने का ऑर्डर देता है। वो मेड से पूछता है, जाओजुन कहाँ है? आज हमारी शादी का दिन है, वो कहाँ गायब हो गई है? तुम उसकी मेड हो, उसके बारे में सब जानती हो, तुम्हें उसकी चिंता होनी चाहिए जैसे मुझे है। बताओ मुझे वो कहाँ है? मेड मना करती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। प्रिंस शाओ गुस्से में कहता है, जाओजुन मेरी वाइफ है, हम सब एक फैमिली हैं। अगर वो मेरे पास वापस आ गई तो मैं अपने ससुर को मना लूंगा, बट तब तक मेरे फादर मैजेस्टी की जगह ले लेंगे, हम नेशन में रूल करेंगे। मेड कहती है, ये फैमिली मैजेस्टी के लिए लॉयल है, हम तुम जैसे रिबेलियन का साथ नहीं देंगे। शाओ मेड को लात मारता है। शाओ कहता है, अगर ही फैमिली के बच्चे मेरे पास आ गए तो मैजेस्टी के लिए लॉयल रहेंगे क्या? मेड उसे गद्दार बोलती है। शाओ हंसता है और मेड को मारते हुए कहता है, हाँ मैं तो गद्दार हूँ। शाओ उस मेड को दर्दनाक मौत देने को कहता है। मेड चिल्लाते हुए कहती है, तुम कुत्ते की मौत मरोगे। शाओ कहता है, तुम बता नहीं रही हो जाओजुन कहाँ है, तो तुम्हें जिंदा रखना बेकार है। वो उस मेड को खत्म करवा देता है। जाओजुन रोती है। यहाँ मैजेस्टी मिलिट्री रिपोर्ट ऑफ फेंगी काउंटी के बारे में बताता है। वो सभी से ओपिनियन पूछता है। तभी प्रिंस बताता है कि प्रिंस योंग और उसका बेटा शाओ ने जनरल ही की फैमिली को घेर लिया है और जनरल ही को अपने साथ मिलने के लिए धमकी दी है। ये उनकी मैलिशियस टीम है। थर्ड प्रिंस कहता है, हमें रिबेल को फेंगी काउंटी में खत्म कर देना चाहिए। क्राउन प्रिंस कहता है, जैसा बाप वैसा बेटा, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए, उन्होंने जो भी आपके लिए किया। मार्कस यू जूनियर कहता है, सभी मैटर शांति से सॉल्व हो जाए। प्रिंस योंग ने चक्रव्यूह बनाया है, अब हम उसे माफ नहीं करेंगे। थर्ड प्रिंस एग्री करता है और कहता है, हमें उन्हें हैवी पनिशमेंट देनी चाहिए। यहाँ एक स्टेटमेंट आती है कि हम रिबेल को खत्म करवा दें क्या? आर्मी कौन लीड करेगा? हम जनरल वू चोंग को ढूंढ नहीं पाएंगे। बुई सभी के स्टेटमेंट को रोकता है और कहता है, जनरल ही का बड़ा बेटा मर गया है। मैजेस्टी पूछता है, कब? बुई बताता है कि उसके आदमी ने उसे अंदर की जानकारी दी है। उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर ये लेटर मुझे भेजा है। ओनर काओ लेटर मैजेस्टी को देता है और मैजेस्टी उसको पढ़ता है। उसमें सब कारनामे लिखे होते हैं प्रिंस शाओ के। मैजेस्टी कहता है, ये फैमिली बहुत ब्रेव है, उन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। वही कहता है, जनरल ही फेंगी काउंटी में शादी के लिए गए थे, वहाँ उनकी बेटी की शादी थी। उनके साथ कम सोल्जर थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रिंस योंग रिबेलियन बन चुके हैं, उन्होंने वहीं उन्हें खत्म करने की कोशिश की थी। उन्होंने वॉर को वहाँ डिक्लेयर भी कर दिया। ऐसे में हम पीस नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। वही कहता है, आप मुझे आर्मी लीड करने का ऑर्डर दें। मैजेस्टी कहता है, प्रिंस शाओ से लड़ना आसान नहीं होगा। जब सारे ही फैमिली के सोल्जर्स बच नहीं पाए, तुम कैसे लड़ने जा सकते हो? मुझे लगता है कि कुछ एक्सपीरियंस जनरल को उनसे लड़ने भेजना पड़ेगा। वही कहता है, मैं छोटा जरूर हूँ, बट मेरे वॉरफेयर स्किल किसी से भी कम नहीं है। मैं रेडी हूँ प्रिंस योंग को पकड़ने के लिए। थर्ड प्रिंस बुई की बातों को एग्री करता है और कहता है, बुई की स्ट्रेटेजी और स्किल के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। मैजेस्टी कहता है, मुझे सोचने का टाइम दो, क्योंकि प्रिंस योंग ने मुझे वहाँ का मैप नहीं दिया है। बिना मैप के वहाँ जाना और लड़ना बहुत डेंजरस हो सकता है। वही कहता है, आप चिंता मत करो, मेरा फ्रेंड वहाँ का मैप बना देगा। मैजेस्टी उस फ्रेंड के बारे में पूछता है। पर्सन उस फ्रेंड को टैलेंटेड बताता है। आप उसे इंपीरियल कोर्ट में रिकमेंड क्यों नहीं कर सकते हैं? वही कहता है, मैं टैलेंटेड लोगों को पीछे नहीं छोड़ता।
वही मैजेस्टी को कहता है कि आप जनरल वू को पहले भेजें। जैसे ही मुझे मैप मिल जाएगा फेंगी काउंटी का, मैं उनके साथ लड़ लूंगा दुश्मनों से। मैजेस्टी 30,000 सोल्जर को भेजने को कहता है और जीत के आने को भी कहता है। वही हाँ करता है। पर्सन कहता है मैं आपको अपनी ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, बट कल मेरे घर एंगेजमेंट है। मैं तो आपको इनवाइट करने ही वाला था, बट आप वहाँ नहीं आ पाएंगे, ये तो दुख की बात है। वही कहता है मैं अपने फ्रेंड से मिलने कल आपके घर ही आ रहा हूँ, मुझे लगता है मैं पार्टी अटेंड कर सकता हूँ। पर्सन पूछता है आपका फ्रेंड ब्लू फैमिली में है क्या? मैजेस्टी रोकता है और सबको जाने को कहता है, बट वो बुई को वहीं रुकने के लिए कहता है। यहाँ प्रिंस ट्यूटर लू को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, अब लू फैमिली में दूसरा ऑफिशियल बनने वाला है, इससे फादर की हेल्प भी होगी और लू फैमिली की तारीफ। पर्सन कहता है लू फैमिली शुरू से काबिल थी। वहाँ वो पर्सन उसे ताना मारता है और कहता है तुम्हें तो अपनी कुर्सी प्यारी है, किसी ने तुम्हें अपनी पोस्ट रिजाइन करने को कहा नहीं है अब तक। और वहाँ ये सब कहकर चले जाते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है वो किस फ्रेंड की बात कर रहा है? लू फैमिली में और भी टैलेंटेड लोग हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, आपने कभी बताया क्यों नहीं? पर्सन बताता है मेरा नेफ्यू ऑफिसर बनने की जगह उसे घूमना पसंद है। क्राउन प्रिंस कहता है ये तो अजीब है, इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो ऑफिसर नहीं बना। पर्सन कहता है पीठ में छुरा घोंपना कैसा लगता है? यहाँ मैजेस्टी बुई से कहता है अभी तो तुम लड़कर वापस आए हो, फिर से दोबारा लड़ने जाना चाहते हो? इधर आओ और मुझसे बात करो। वो कहता है ये खतरनाक वॉर हो सकती है, मैं तुम्हारा क्या करूं? अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो बाद में मैं हू ब्रदर्स को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? रूई कहता है मैंने प्रिंस योंग पे नजर रखी थी, इस केस को मैंने ही शुरू किया और मैं ही इसे खत्म करूंगा, आप चिंता मत करो, मैं वॉर को जीत कर आ जाऊंगा। मैजेस्टी कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता क्यों ना करूं? तुमने देखा ना मास्टर लू का नेफ्यू तुमसे कितना छोटा है, फिर भी वो शादी कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से शादी करके मेरी चिंता को खत्म कर दो ना, जब देखो लड़ने खून खराबा करने पहुंच जाते हो। वही याओ की तारीफ करता है और लेडी चेंग की भी तारीफ करता है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। मैजेस्टी कहता है वो तो खुश रहेंगे, पर तुम्हारा क्या? तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, वो भी उसके लिए, अपनी जिंदगी का ख्याल भी नहीं रखा। वो कहता है मैं उन्हें जड़े पेंडेंट वेडिंग गिफ्ट में दे दूंगा। वही कहता है अगर आप गिफ्ट देना ही चाहते हैं तो आप लेडी चेंग को डिग्री दे दें। यहाँ सभी फैमिली को ग्रीटिंग्स करते हैं। चेंग फैमिली आती है और सभी एक दूसरे से मिलते हैं। फर्स्ट मैडम शाओशेंग को बुलाती है और सीनियर ग्रैंड आंट से मिलवाती है। शाओशेंग उसे ग्रीटिंग देती है। फर्स्ट मैडम शाओशेंग को टोकती है और कहती है लू फैमिली के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। शाओयुआनी लू फैमिली के स्ट्रिक्ट रूल्स के बारे में बात करती है। फर्स्ट मैडम कहती है लू फैमिली बहुत प्रेस्टिजियस है, वो अदर फैमिली जैसी नहीं है। शाओशेंग फर्स्ट मैडम को कहती है कि अभी मेरी शादी लू फैमिली में नहीं हुई है, इसलिए यहाँ के रूल्स मेरे पे अप्लाई नहीं होते। फर्स्ट मैडम कहती है मैंने बहुत जल्दी कर दी थी, मेरे दिल में तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, भले ही तुमने एटिकेट के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है क्योंकि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बचपन से नहीं सिखाया है, तुम बचपन में अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी, फ्यूचर में मैं तुम्हें सब धीरे धीरे सिखा दूंगी। शाओयुआनी कहती है फर्स्ट मैडम सेकंड फैमिली की बहू को पढ़ाएंगी। फर्स्ट मैडम कहती है लू फैमिली के रूल्स के बारे में शाओशेंग को नहीं पता है, मैं उसे सिखा दूंगी। सेकंड मैडम शाओशेंग और बच्चों को अंदर जाने को कहती है, सभी अंदर चले जाते हैं। चेंग यांग शाओशेंग को कहती है कि आज तुम्हारे लिए बड़ा दिन है, किसी से लड़ना नहीं। शाओशेंग कहती है आज मैं नहीं लड़ूंगी। चीची आती है और पूछती है कहाँ थी तुम दोनों, इतना टाइम कैसे लग गया? शाओशेंग उससे मिलती है और वहाँ किसी से भी अटकने और लड़ने के लिए मना करती है। चीची मान जाती है। यहाँ वांगलिंग और लाओली शाओशेंग को कमेंट करते हैं। वांगलिंग कहती है अब तो ये लू फैमिली का हिस्सा है, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में हम इसको देख लेंगे। सभी उसे अनएडुकेटेड का ताना मारते हैं। चीची गुस्से में आती है। शाओशेंग उसे रोकती है। शाओशेंग सभी को मैनर्स को लेकर क्वेश्चन पूछती है। तभी बुई की एंट्री होती है। सभी उसे देखने के लिए उठती है और तारीफ करती है। वांगलिंग पूछती है तुमने तो कहा था बुई तुम्हारे प्यार में है, क्या हुआ? चीची शाओशेंग को सपोर्ट करते हुए कहती है कि उसने याओ को पसंद कर लिया है और बुई को रिजेक्ट। वांगलिंग बुई की कैपेबिलिटी की तारीफ करती है। शाओशेंग उसे टोकते हुए कहती है मैं पहले याओ से शादी कर रही हूँ, मुझे अब बुई से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यांगफिंग आती है और बताती है
कि आपके लिए मैजेस्टी की तरफ से डिक्री आई है, आपको चलना पड़ेगा। शाओशेंग कहती है डिक्री मेरे लिए? वहाँ सभी डिक्री के लिए जाते हैं। शाओशेंग भी वहाँ पहुँचती है। यहाँ सभी इंपीरियल डिक्री के लिए खड़े होते हैं। चेंगशी कहता है मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे मैजेस्टी को एक्सप्लेन करने का मौका दे। वुई मना करता है और कहता है मैजेस्टी की डिक्री फोर्थ लेडी चेंग शाओशेंग के लिए है। सभी हैरान हो जाते हैं। वुई शाओशेंग को आगे बुलाता है। सभी नील करते हैं। वुई डिक्री पढ़ता है जिसमें शाओशेंग की तारीफ के पुल बांध रहा होता है। शाओशेंग कहती है ये मेरे लिए डिक्री है भी या नहीं, इसमें तो सिर्फ मेरी तारीफ ही हो रही है। चीची और खुश होती है। सभी शाओशेंग की तारीफ को सुनकर हैरान हो जाते हैं। सभी डिक्री को एक्सेप्ट करते हैं। वुई शाओशेंग को डिक्री देता है। जैसे ही शाओशेंग उठती है वो गिरती है और वुई उसे पकड़ता है। शाओशेंग पीछे हो जाती है। एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वुई मैजेस्टी को डिक्री लिखने को कहता है। उसने जो किया होता है हुआ काउंटी में ताकि सभी उसकी वैल्यू करें। लू फैमिली में वुई डिक्री शाओशेंग को देता है। तभी एपिसोड एंड हो जाता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।